ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लगा दें कि भैया यहाँ पर हम तो इसमें सबसे घटिया वैल्यू रखेंगे, और सबसे घटिया वैल्यू उसकी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर दी तो देखो ये आ गया। इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे याद है? ऊपर एक्सेलरेट करा दोगे लिफ्ट को तो जी की वैल्यू चेंज, नीचे करा दोगे तो जी की वैल्यू चेंज, साइड में करा दोगे तो जी की वैल्यू चेंज, चांद पे ले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज। क्या टाइम पीरियड बदलेगा? किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसीलिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी से बड़ी हो सकती है। ऑसिलेशंस का जो रैपिड रिवीजन वाला पार्ट है ना वो कर देता है, ठीक है? चलो करें शुरू, ठीक है। तो आज जो हमारा रैपिड रिवीजन का टॉपिक है इसका नाम है ऑसिलेशंस, जिसे हम लोग प्यार से सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। जानते हो ना ये सरल आवर्त गति। तो दो तरह के मोशन पढ़ते हैं अपन, एक होता है पीरियोडिक, एक होता है ऑसिलेशन। क्या फर्क होता है? पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? और ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो। तो सिंपल पेंडुलम कैसा मोशन कर रही होती है? ऑसिलेटरी मोशन कर रही होती है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। याद है ना? ऑल पीरियोडिक्स आर ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरीज आर पीरियोडिक इफ डैम्पिंग इज नॉट कंसिडर्ड। याद है ना? ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन एनी मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। ठीक है, इसके बाद में ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, टू एंड फ्रो एक पोजीशन, और वो फिक्स्ड पोजीशन क्या कहलाती है? याद ही नहीं आ रहा सर, कौन सी पोजीशन होती थी सर? बस मुंह पर नाम नहीं आ रहा है सर, याद है? अरे मीन पोजीशन आ गया याद? तो ये आपकी मीन पोजीशन है, और इसके अबाउट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का फुल फॉर्म क्या था? टूवर्ड्स एंड फ्रॉम। अरे फॉरवर्ड नहीं भाई, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम। तुम्ही से शुरू तुम्ही पे खत्म, है ना? होता है ना ऐसे, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम, इसी की तरफ और इसी से, इसी की तरफ और इसी, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम। समझ में आ गई बात? तो ये होता है आपका सिंपल एक ऑसिलेटरी मोशन। फिक्स पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट्स इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन जहां पर नेट फोर्सेस क्या हो जाती हैं बॉडी पे? जीरो हो जाती हैं। तो यार नेट फोर्स क्यों जीरो ही होगी? ऊपर लग रहा है टी और नीचे क्या लग रहा है? टी और एम जी बैलेंस्ड है। और मान लो अगर यहाँ कोई वेलोसिटी है भी सही, तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा दूं एम वी स्क्वायर बाय आर, तो भी क्या ये लिखूंगा कि टी की वैल्यू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर है, तो भी बैलेंस। तो ये जो नेट फोर्सेस का बैलेंस हम लोग देख रहे हैं, इसी के कारण क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? एफ नेट की वैल्यू जीरो। चलो, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। सिंपलेस्ट क्यों होता था याद करो सर, क्योंकि आपने बताया था कि ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है माइनस के एक्स की पावर एन। ये एक जनरल ऑसिलेटरी मोशन के लिए है जिसके अंदर एन की जो वैल्यू है वो ऑड है। एन की वैल्यू कैसी है? एन एप्सिलॉन ऑड। एन जो है वो अगर ऑड रहेगा, यानी 1 3 5 7 9 वाला अगर एन रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, तो इन दैट केस हमें कैसी इक्वेशन मिलेगी? ऑसिलेटरी मोशन। पर अगर उस ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लगा दें कि भैया यहाँ पर हम तो इसमें सबसे घटिया वैल्यू रखेंगे, और सबसे घटिया वैल्यू उसकी कौन सी होगी? 1, तो ये सिंपल बन जाएगा। और इक्वेशन क्या बन जाएगी? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसको भी हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? ये इक्वेशन एसएचएम की ओर। और इसी वाली इक्वेशन से फिर याद करो हम लोगों ने F को क्या लिख लिया था? मां, और फिर लिखा था माइनस के एक्स, और यहां से आया था ए का वैल्यू माइनस के बाय एम टाइम्स ऑफ एक्स। कुछ याद ही नहीं आ रहा सर। और इस के बाय एम को फिर क्या बोला था? ओमेगा स्क्वायर, और फिर एकदम स्टाइल मार के लिखा था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कुछ याद है? बस वही तो है। और इस ए को फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया था? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। याद करो ये कौन सी फॉर्म थी इक्वेशन की? जनरल इक्वेशन। याद है? इस जनरल इक्वेशन को क्या सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बोलते थे? और ये जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती थी, जब इसके सॉल्यूशन लिखते थे तो एक्स की वैल्यू क्या आती थी?
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, याद है dx बाई dt करके क्या वेलोसिटी आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कुछ याद है। और एक और बार डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कुछ याद है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये x लिखा हुआ है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कुछ याद आ रहा है, ये सब वही है। ये एसएचएम होता था, इस पूरे को क्या बोलते थे, फेज ऑफ एसएचएम। इस फाई नॉट से हम लोग t इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन पता लगाते थे कि पार्टिकल t0 यहां पर पुट कर दूंगा तो a साइन फाई नॉट बचेगा, इनिशियल फेज बोलते थे। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a को एम्पलीट्यूड बोलते थे, कुछ याद है। एसएचएम कर रहा है, ये रही मीन पोजीशन, चूहा एसएचएमिंग है ना। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। तो बेसिक टर्म्स बता रखी है, मीन पोजीशन क्या होती है हम लोग सब जानते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी, जो वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रही है ना बेटा, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। एम्पलीट्यूड के बारे में सब लोग जानते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, ये माइनस ए वाली पोजीशन, ये प्लस ए वाली पोजीशन, और ये आपकी मीन पोजीशन। क्या नेसेसरीली मीन पोजीशन 0 पर होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है, पर अगर एसएचएम है तो मीन से आगे जितना जाओगे पीछे भी उतना ही जाओगे, बराबर बराबर दोनों तरफ, है ना। एसएचएम के केस में यहां अगर हमारा पार्टिकल इनिशियली होता है तो ये डायरेक्शन होती है उसकी वेलोसिटी की, बोलो, और इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, 0। अरे एफ नेट ही 0 है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है, बढ़ता है क्या घटता है, बढ़ता है। अरे एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, एक्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी। तो यहां से जब आप किसी वेलोसिटी से निकलते हो तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इधर लगती है तो एक्सेलरेशन पीछे लगता है, प्लस ए पर पहुंचते ही वेलोसिटी हो जाती है 0, एक्सेलरेशन हो जाता है मैक्सिमम, याद है। तो यहां हम लोग बोलते थे कि काइनेटिक एनर्जी कैसी है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, याद आ रहा है कुछ। फिर जब यहां से लौट के आता है तो वेलोसिटी भी इधर होती है, एक्सेलरेशन भी इधर होता है, पर क्या एक्सेलरेशन घट रहा होता है और वेलोसिटी बढ़ रही होती है। मीन पर पहुंचते ही वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन वापस क्या हो जाता है, अरे 0, मिनिमम क्या 0। उसके बाद जब यहां की जर्नी होती है तो क्या बेटा, वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड, याद आ रहा है। वेलोसिटी घटती रहती है और एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, बोलो भाई। पार्टिकल पलटी मारता है वापस जाता है, क्या वेलोसिटी बढ़ती है और एक्सेलरेशन घटता जाता है, वापस मीन पे पहुंच के 0 हो जाता है। इसीलिए तो पार्टिकल का जो पाथ था वो कुछ ऐसा था, जुर्र जुर्र जुर्र, याद आया, हो गया, यही तो एसएचएम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एसएचएम को डिफाइन करते हैं, ओमेगा ओमेगा, one oscillation or one vibration when a particle goes on one side from the mean position and returns back and then it goes to other side from returns back to the mean position। पता नहीं कैसी इंग्लिश लिखी हुई है, पर हाँ तुम्हें पता है कि एक ऑसिलेशन का जो मतलब होता है। इसीलिए देखो पढ़ के पढ़ाने में बहुत दिक्कत है ना, पढ़ के पढ़ाना बहुत भारी हो जाता है। अगर गलत इंग्लिश छपी हुई आ जाए या आपने खुद ने मान लो चेक नहीं किया हो तो ऐसी इंग्लिश लिखी होती है, when a particle goes on one side from mean position and returns back and then it goes to other side from returns back, फ्रॉम रिटर्न्स बैक, ठीक है, टू मीन पोजीशन। अब मान ले किसी को पता ही नहीं है डेफिनेशन क्या होती है और वो इसी को समझाने भी लगे खेला हो गए, नहीं खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा तो इसीलिए ये सब नहीं पढ़ना है ना, मेरी सुन लो, थ्योरी पर ध्यान मत दिया करो, जो यहां पर लिखी हुई है मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे लिया करो। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इधर गलत लिखा हो, कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो डोंट वरी, हाँ वो अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है ना कि एक ऑसिलेशन मतलब देख यहां से चले और एक पूरी साइकिल, ये एक पूरी साइकिल, दिस इज वन वेवलेंथ या वन ऑसिलेशन, सब लोग जानते हो ये आधी वेवलेंथ है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी, सबको पता है। अच्छा मान ले मैं इक्वेशन दूं तेरे को, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनवाऊंगा तो सीधे बना देगा ऐसे, सर 0 से चालू हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम 0 रखूंगा तो x भी क्या आएगा,
जीरो, क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा। अब मैं मान लो इक्वेशन दे दूं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 3। अब ऐसे में अगर पाई बाय 3 दे दूंगा तो मेरे को बस ये बता दो ग्राफ कैसा बना। मैंने क्या सिखाया था, जैसे ये अगर जीरो है और ये साइन का ग्राफ है तो पाई बाय 3 कहीं यहां मिलेगा, तो आपकी जो ग्राफ है ना उसको यहां शिफ्ट कर और ये वाली लाइन को मिटा लो। सिंपल सा तरीका। तो जो ग्राफ है वो शुरू ही यहां से होगा पाई बाय 3 से। बस अब ये आपका ग्राफ। बात समझ आ रही है ना? पाई बाय 2 दिया होता तो यहां से शुरू कर देता, पाई दिया होता तो बोलो ना, तो आपकी वर्टिकल लाइन जो है ना उसको आगे शिफ्ट करते रहो उसी एंगल पे जो एंगल यहां पर लिखा हो। सबसे सिंपल मैथ्स का तरीका है इसको सीखने का, ठीक है। फेज के बारे में बताया जो तुम लोग पहले से जानते हो, कोई बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया था ना, है ना, ओमेगा स्क्वायर वाली जो टर्म थी उसमें ओमेगा अंडर रूट के बाय एम होता है और दुनिया भर की बातें। ये वही वाली इक्वेशन लिखी है जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन भी याद है सबको, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू बोलो ना ना ना, प्लस माइनस ए ओमेगा। बताया था ना, प्लस माइनस जाते में और दोनों तरफ देखो तो प्लस माइनस, क्या बोलो। और एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स दोनों ही होता है असल में, पर अपन जनरल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्योंकि एक्स की वैल्यू डालते हैं तो अपने आप ही वैल्यू आ जाती है। एक्स एक बार पॉजिटिव डालता है तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव में जाते हैं तो एक्स को कैसा पुट करते हो? नेगेटिव, तो अपने आप ही कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी लिखी हुई है, ये सारे टर्म्स तुमने निकाल लिया, बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर दी तो देखो ये आ गया। इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे याद है? बोलना जरा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है। और क्या ऐसा ही बेटा पोटेंशियल एनर्जी में था? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी भी आपसे कोई एवरेज लिखवाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या यही आएगी, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद है ना सबको? ये नहीं याद है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। अरे यार, है ना, ये सब बातें बता चुका हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, दोनों की, है ना। ये टोटल एनर्जी जो हमेशा कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन। काइनेटिक एनर्जी आप लोग देख सकते हैं, ओए ओए, याद है ना ये ग्राफ? कौन सा ग्राफ बना तो देने दो। देखो ये कैसे था सर, ये कैसे था? ऐसा कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? हाँ सर, ऐसा एक डिजाइन बनाया था सर। ये आधी मुंडी, ये पूरी मुंडी, और सर एक जो है वो सीधा था। सर बस इनके नाम नहीं पता, बाकी सारा याद। क्या क्या याद है बताओ? ये क्या है? टोटल एनर्जी। ये क्या है? आर यू श्योर? और ये क्या है? दिख रहा है सबको? ये प्लस है और ये, वेरी गुड, ये आपकी। अच्छा, क्या पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा जरूरी है कि मतलब यहां पर जीरो ही रहे? क्या ऊपर भी रह सकती है? डिपेंड करेगा कि पार्टिकल के पास में इनिशियली एनर्जी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। एवरेज, अच्छा ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे एवरेज वगैरह, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आ गई, फिर एंगुलर एसएचएम की बात आ गई। बेटा एंगुलर में सारी कहानी किससे चलती है? थीटा से, एंगल का डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब कि सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें तो सिंपल पेंडुलम में सारी कहानी जो एम्पलीट्यूड वगैरह होगा वो सब किससे होगा बेटा? थीटा से होगा, बोलो। तो ये अगर मान लो फाई नॉट है तो हम किसी जनरल पोजीशन की बात करते हैं थीटा पर, जब ये था तो ये कोई एंगल क्या है बेटा? थीटा। और फाई नॉट क्या हो गया? एम्पलीट्यूड।
और थीटा क्या हो गया, जनरल कोई पोजीशन पे कितना एम्पलीट्यूड, क्योंकि एंगुलर होता है तो यहां पर जो एक्स है उसकी जगह थीटा आ जाता है। तो इसकी इक्वेशन के अंदर क्या आ जाएगा बोलो, थीटा इज इक्वल टू फाइ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। फाइ रख देता हूं, फाइ यहां पे काम में ले लिया इसको, ठीक है ना बेटा। एंगुलर एसिड। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल किए थे, याद है, बहुत बढ़िया बढ़िया और दुनिया भर के सवाल किए थे। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम 2 पाई अंडर रूट, सबके प्रूफ किए थे। चाहे हॉरिजॉन्टली रखा हो चाहे वर्टिकली लटका हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कांस्टेंट फोर्सेस लग रही होती हैं तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। याद करो, इसको अपन ने वेज पर भी रख दिया था, वेज पे रखने पर भी कोई टाइम पीरियड पे फर्क पड़ा था क्या? नहीं पड़ा था ना। तो उसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट फोर्सेस लगती हैं, तो इन दैट केस हमें टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं देखने को मिलता। ये याद है तुम्हें, क्या नाम था इसका? टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई बात नहीं, तुम भूल चुके हो, जिससे पता लग रहा है कि पढ़ाई तो नहीं कर रहे। तो इसका टाइम पीरियड लिखा था 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। याद आ रहा है? तो इसका टाइम पीरियड आ गया, रिड्यूस्ड मास सबको पता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, याद है। अब स्प्रिंग जो है जब उसका मास नेग्लिजिबल नहीं होगा तो ये आंसर आता है, ऑल्दो ये हमारे काम का, इसे काट दिया है ना, हमारे लिए मासलेस स्प्रिंग की सिलेबस। अब अगर स्प्रिंग मान लो सीरीज में आ गई तो के का के इक्विवेलेंट निकालेंगे, और अगर सीरीज के अंदर होगी तो के इक्विवेलेंट वैसा ही होगा जैसा रेजिस्टेंस होता था ना, सॉरी कैपेसिटेंस होता था वैसा। तो 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3 वाला जो फंडा है वो आपको लगाना है। इस फंडे से आप लोग के इक्विवेलेंट निकालेंगे, के इक्विवेलेंट निकाल के आप लोग 2 पाई अंडर रूट m बाय k में पुट कर देंगे, ठीक है। पैरेलल में हुई तो डायरेक्ट जोड़ेंगे k1 प्लस k2 प्लस k3। मिक्स कॉम्बिनेशन में तो वो भी कर लेंगे, है ना। दो सीरीज में दिख गई, आगे की जो है वो आपको पैरेलल में दिख गई, तो उसको जोड़ना आपको आता है, सबको आता है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सभी लोग जानते हैं बेटा, 2t 4 पाई लोटा बटे, याद आ गया क्या होता था? 2t 4 पाई, वापस बोलो 2t 4 पाई। कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि नहीं बोलेंगे, बोल दे। हाँ 2t 4 पाई। अच्छा पहले साफ अब हाँ 2t 4 पाई है। गला खराब है, किसी बात से परेशान है, मुझे देख के परेशान है, फिजिक्स ने परेशान कर रखा है, जीवन में कोई परेशानी है, वो बात नहीं कर रहा है। अच्छा वो नहीं है तो फिर क्या परेशानी है बेटा? मैं तो देख परेशानियां पूछ सकता हूं तेरे से, जिससे तेरे को अच्छा लगे वो बता दे, नहीं तो बोल। अब बोल लूंगी हाँ सर ऐसी कोई परेशानी नहीं है सर, कोई वो एजी ओजी कोई नहीं है मेरे जीवन में, है ना। यही तो परेशानी है। ये देख एक बार क्या, मैं हमेशा बोलता हूं ना, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ये वही फाइन लाइन को ब्रेक जब कर देते हैं तो ऐसा होता है, वही तो परेशानी है। तू रुक जा बेटा, तेरा एजी ओजी करवाता हूं मैं, आज एसएचएम करना तू, है ना। जैसे देखो तुम लोग क्या करते हो, मतलब मैं हमेशा तुम लोगों को एक बात बोलता हूं कि डाउट जो है ना वो पूछा करो, अगर समझ पाते हो कुछ तो। अच्छा बीइंग ह्यूमन हमारे अंदर ये एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है कि हम लोग चीजों को समझ पाए, क्योंकि हमें इंसान बना के जो दिमाग रूपी एक चीज दी है उसको शिफ्ट मत कराओ ना नीचे की तरफ, कितना शिफ्ट कराओ। तो तुम क्या करते हो, एसएचएम बहुत करते हो क्लास के अंदर पूरे टाइम, समझ में आया? यस सर, तुम्हारी मीन पोजीशन इधर है, डिंचक डिंचक डिंचक, यस सर यस सर यस सर। ये कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं होती है, कभी ऐसे भी एसएचएम किया करो, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, पर ऐसे नहीं कि हमेशा ही ऐसे करने लग जाओ। सर हम तो ऐसे करते हैं सर, झुकेगा नहीं, फालतू का एसएचएम करते रहते हो। चलो तो टाइम पीरियड क्या होता है जल्दी बोलो, सिंपल पेंडुलम का 2t 4 पाई। क्या लोटे का मतलब लेंथ है, लेंथ या इफेक्टिव लेंथ?
जी का मतलब गिलास, गिलास मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू जी इफेक्टिव या जी, याद है ना सबको? ऊपर एक्सेलरेट करा दोगे लिफ्ट को तो जी की वैल्यू चेंज, नीचे करा दोगे तो जी की वैल्यू चेंज, साइड में करा दोगे तो जी की वैल्यू चेंज, चांद पे ले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज। क्या टाइम पीरियड बदलेगा? टाइम पीरियड बदलेगा। सर चांद पे कैसे बदलेगा, यहां कैसे बदल जाएगा सर? सिया बदतमीज। तो चांद मतलब असली वाला चांद, अगर उस पर ले जाओगे तो क्या जी, असली चांद, जी की वैल्यू g/6 हो जाएगी। टाइम पीरियड जो है उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो इंटरप्लेनेटरी अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बदलेगा, पर स्प्रिंग पेंडुलम का नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके अंदर जी का कोई रोल ही नहीं है। स्प्रिंग पेंडुलम का आता है 2π√m/k, मास बदलता है 2 और पाई बदल जाएगा सर चांद पे गए तो क्या के बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलता। इसीलिए टाइम पीरियड में भी कोई वेरिएशन, सिंपल सी बात है ना भाई। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया हुआ है कि अगर इसका टाइम पीरियड वाइम पीरियड निकालना हो कि मान लो यहां से तो θ2 खींचकर छोड़ा और यहाँ θ1 पे जाके एक दीवार से टकरा गई तो टाइम पीरियड ये आता है ना। फालतू की टेंशन मतलब है, बहुत आसान है, मैं तेरे को सीधे निकालना सिखा रहा हूँ, सुनना जल्दी से मेरी बात। वो याद है तुझे दीवार वाले सवाल? दीवार वाले सवाल में अपन ने क्या किया था, एक स्प्रिंग को यूं पिचका के छोड़ा था और यहाँ पर एक दीवार लगा दी थी, तो यहाँ तो -a हो गया था, ये तेरी मीन पोजीशन हो गई थी, और मान लो ये दीवार जो है वो a/2 पे थी मान लो, तो यहाँ ब्लॉक आता था और टक्कर खा के वापस जाता था, याद है? अब मेरे को बता -a से मीन पोजीशन कितना टाइम? t/4। फिर मीन पोजीशन से a/2, a/2 का मतलब एंगल बोल पहले, a/2 का मतलब एंगल π/6 और π/6 का मतलब t/12, याद है ना? साइन थीटा चलता है ना, a/2 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब π/6, π/6 का मतलब t/12। सबको याद है पाई के पैर जोड़ने हैं, ठीक है ना? तो बस वही वाली कहानी। तो यहां से यहां तक t/4, इसके आगे t/12 करते थे ना, ऐसे ऐसे ही इसमें भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्या कर दोगे? डबल, आना जाना कर रही है ना इसकी, तो इसके अंदर भी ऐसे ही करना है। यहां से लेके यहां तक बोलो t/4, यहां से लेके यहां तक जो भी एंगल होगा, टोटल एंगल क्या π/2 होता है। अब मान ले ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो क्या π/4, π/4 का मतलब t/8, ये दोनों जोड़ो इंटू 2 कर दो, आता है ना ये? खत्म। ये सब रटने की जरूरत, फालतू की बात है। इसको लोग फॉर्मूला बना के लिखाते हैं, कोई मतलब है क्या फॉर्मूले का? अपन तो ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं कि नहीं? कौन सी चुटकी? सर हमारी उंगली नहीं है सर, नो चुटकी, हम नहीं बजाते सर ऐसे, हम नहीं बजाते, हम ताली बजा लेते हैं सर। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखाया गया था, याद है? इसे डायरेक्ट याद रखना है ना, ये वाला डायरेक्ट है ना, प्लीज रिमेंबर दिस। वहां भी मैंने यही बोला था। और इसके अंदर अगर जो आपकी लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए तो उसके लिए स्पेशल टाइम पीरियड की वैल्यू होती थी 84 मिनट, याद है? आपका पेपर कितनी देर का होता है? 180 मिनट्स, है ना? पता तो है ना तुम्हें क्या? अब 210 215 मिनट का जो होता था वो हटा दिया गया है। गोले भरने में क्यों, पहले होता था ना 1.5 घंटे का, मतलब 3.5 घंटे करीब करीब बोल रहा हूं, तो अब वो 3 घंटे ही रह गया है। गोला भरने का टाइम एक्स्ट्रा नहीं है अब, है ना? अब वो मानते हैं कि कोरोना बहुत पीछे चला गया, अब मानते रहो तुम कोरोना वाले, अब क्या है कि कोरोना वाले। तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड बोलो, लेंथ करीब 1 मीटर, कहां? धरती पर, जब जी की वैल्यू 10 मानते हैं तो। और याद है इसमें एक अजम्पशन लिया था, पाई स्क्वायर को जी माना था, ये अजम्पशन लेके अपन ने इसको निकाला था। एनीवेज, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम 2π√L cos θ/g, याद रखेंगे। फिजिकल पेंडुलम के अंदर ये अगर मान लो हिंज पॉइंट है
तो हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की जो दूरी है उसको एल लिया जाता है। हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी की बात चल रही, ठीक है ना बेटा, उसके हिसाब से निकालते हैं। ऑल्दो अब फिजिकल पेंडुलम आप लोगों के सिलेबस में ज्यादा बची नहीं है, पर चलो तो भी लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया। कोनिकल पेंडुलम निकाला था, ये उल्टा लिख दिया। ये जो है ना टाइम पीरियड, ये तो आपका उसका है कोनिकल पेंडुलम का, एल कॉस थीटा वाला लिखा हुआ है ना, तो ये आ गया हमारा कोनिकल पेंडुलम। ये किसका टाइम पीरियड है बेटा? कोनिकल पेंडुलम का। और ये जो टाइम पीरियड है ये किसका है? फिजिकल पेंडुलम का। आप लोग जो फॉर्मूला याद रखेंगे फिजिकल पेंडुलम में, ये मैं आपको बता देता हूं कौन सा है। 2π√I अपॉन mg इंटू LCM। वो जो मैं बोल रहा था ना कि लेंथ कहां से कहां की ली जाती है, हिंज पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ कहां से कहां की लेता है? हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास। मतलब इमेजिन अ सिचुएशन, जैसे मान लो ये कोई पेंडुलम है, ये कोई शेप है। बेसिकली आप किसी भी शेप को पेंडुलम बना सकते हैं, आप इंसान को भी पेंडुलम बना सकते हैं। मान लो कोई यहां पे कील लगा दे मेरे और दीवार में गाड़ दे, और फिर मेरे पैर पकड़ के मेरे को यूं हिला के छोड़ दे, तो मैं कंधे के सहारे ऐसे ऐसे नहीं होऊंगा। पर ऐसा इमेजिन नहीं करना है, मेरे लिए ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, तुम्हें दिख रहा हूं ना मैं ऐसे ऐसे हिलता हुआ। अच्छा, लड़के लोग तो बेचारे सीरियस रहते हैं, लड़कियां मतलब ऐसे हाँ दिख रहे हो सर, ऐसे ही डिकचिक डिकचिक डिकचिक। तो जैसे मान ले कुर्सी है, कुर्सी को पकड़ के अपन ने इसमें कहीं भी छेद कर दिया और उस छेद के अक्रॉस तो हिंज पॉइंट हो गया, उस हिंज पॉइंट से फिर अपन ने उसको यूं हिला के छोड़ दिया। तो वैसे ये कोई शेप है, और इस शेप में है ना, मैंने मान ले ये ऐसे हाँ बेटा, भगवान भला करे, तुम्हारे से पहले मेरा करे। आम नहीं है ये, ठीक है। तो यहां से इसकी ये हिंज पास हो रही है ना, इमेजिन करना है 3D में, और यहां मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लो, तो ये जो लेंथ होगी ना हिंज पॉइंट से लेके यहां तक की, ये होती है LCM वाली वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो भी इंच पॉइंट के अबाउट ही लिखने का है ना। सुबह दीप, क्या हो रहा है तेरे को? सुबह तेरा दीप नहीं जला आज है? आई जो है वो मोई है ऐसा, ठीक है। फिजिकल पेंडुलम, वैसे मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, आपको इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला पता हो तो बहुत, नहीं पूछा जाता है। ये किसका है बेटा? फिजिकल पेंडुलम का। यहां रिजल्ट लिख दिया और वो भी गलत लिखा है, आई होना चाहिए, 1 लिख दिया, ठीक है ना। एनीवेज, टॉर्शनल पेंडुलम 2π√I/K, ये 1/K लिखा हुआ है, I/K होता है। K मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन वाला, जानते हो? ये वो बिल्कुल भी नहीं है, ये K जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट? टॉर्शनल कांस्टेंट। तो 2π√I/C बताया था ना मैंने, तो ये वही है, I/C। याद दिला रहा था मैं कि कुछ रेडियस ऑफ जायरेशन भी होता है जिससे तुम्हें याद है। टॉर्शनल पेंडुलम, तार वाली पेंडुलम को घुमाओगे तो तार वापस अपने शेप में आएगा ना, वही वाली चीज होती है टॉर्शनल पेंडुलम। पार्टिकल इन अ टनल इनसाइड अर्थ 2π√R/G। टनल खोद दें अर्थ के बीच में और उसमें कोई पार्टिकल छोड़ दें तो वो SHM करता है, बताया था, 2π√R/G। एक्सेलरेटिंग केस के अंदर टाइम पीरियड क्या बता? ऊपर जाएगी तो G+ है, नीचे आएगी तो, साइड में जाएगी तो √G² + A²। याद है ना? ये तो पहले ही बता दिया अभी मैंने एक्सेलरेशन के केस में, क्योंकि G होता है कि G इफेक्टिव होता है, G इफेक्टिव है ना। गैस पिस्टन काम का, फ्लोटिंग बॉडी के अंदर 2π√H/G। H वो हाइट है जो पानी के नीचे होती है, ऐसे करके याद रखना। H कौन सी लेंथ है?
लेंथ बिलो वाटर सरफेस। जो डूबा पोर्शन है ना बेटा उससे एसएचएम डिफाइन होता है, जो बचा हुआ ऊपर का पोर्शन है उससे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो 2/√r/g 2/√l/g सब ऐसे ही है, इजी इजी। तो यहां h/g हो जाता है, वेयर h इज द लेंथ विच इज इनसाइड वाटर। यूट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं 2/√h/g, है ना, ऑल्दो ये भी काम का, आप लोगों से नहीं पूछा जाता है, ये सब फालतू है ना। एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अरे याद है, इसको हमने किस नाम से पढ़ा था? फेजर, याद नहीं है? रोशनी रोशनी गिराई थी, रोशनी ही रोशनी है, वही वाली है ना। पीरियोडिक टाइम ऑफ अ हार्ड स्प्रिंग इज लेस, अपने काम का नहीं है। फॉर अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वही टोटल एनर्जी की चर्चा चल रही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में भी ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में भी नेगेटिव। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसीलिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी से बड़ी हो सकती है। जैसे मान लिया काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी -50 जूल है, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी? 50 जूल। तो क्या काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से बड़ी आ गई? नहीं समझा? मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -50 जूल, चलेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 जूल, जोड़ो 50। क्या टोटल एनर्जी इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी? नजर आ रहा है ना? तो यही लाइन लिखी है। वो क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो इन दैट केस टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। क्लैरिटी? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पहले बोल चुका हूं इसलिए, है ना। ठीक है। स्प्रिंग कट इनटू टू पार्ट्स। स्प्रिंग कटिंग याद है ना तुमको? K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि KL इक्वल्स टू कांस्टेंट, याद है ना? चलो भाई देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, क्या हुआ होगा? इसे y माइनस ए नॉट कर लोगे ना? नहीं कर लोगे? मीन पोजीशन क्या रहेगी? y माइनस ए नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिखोगे ना? तो ए नॉट में जुड़ेगा जो भी आएगा, तो कौन सी टर्म आएगी बताओ, जल्दी बोलो। अरे तुमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? देख, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए नॉट में तो मीन पोजीशन है, नहीं समझ रहे? मैंने क्या बोला बेटा? दोबारा ध्यान देना, दो अलग अलग बातें होती हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होती है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन 0 पे हो, क्या ये जरूरी है? नहीं ना बेटा, तो मीन पोजीशन 0 पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए नॉट जो है ये तो लीनियर है ना, लीनियर वेरिएबल है ए नॉट। तो ये है तुम्हारे एंगुलर वेरिएबल्स यहां जो लिखे हुए, तो उनके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो y माइनस ए नॉट करके मैंने क्या बोला? अब ये एसएचएम, पर इस एसएचएम की मीन पोजीशन कहां शिफ्ट हो गई? y माइनस ए नॉट। ये वैसा ही सवाल हो गया, x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, याद है तुम्हें? ये एसएचएम है, पीरियोडिक है। एसएचएम है तो पीरियोडिक तो है ही। हाँ भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 ओमेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा था? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, याद है? ऐसे लिखने के बाद बोला था कि x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, और मैंने बोला था इसका जवाब कई जगह गलत है। इस सवाल का स्पेशल ध्यान रखना होता है, इवन एग्जाम तक के अंदर गलत है। तो यहां से आ गया था x इज इक्वल टू a बाय 2 माइनस a बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी, और फिर इसको अपन ने a बाय 2 को इधर ले गए थे, तो x माइनस a बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई थी? माइनस a बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। याद आया कुछ? तो ये क्या चीज शिफ्ट हुई थी? मीन पोजीशन। इस बार मीन पोजीशन किधर है? a बाय 2 पे। आई बात समझ? और जैसा कि आप देख सकते हो क्या कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा?
बेटा पाई बाय ओमेगा आ जाएगा, बता। तो बहुत आराम से आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ नहीं, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। एम्पलीट्यूड तो जो पहली टर्म लिखी है उसके हिसाब से ही डिफाइन होगा ना। आओ चलो भाई, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताओ पहले, रुको। सही, चलो अब बताओ। फर्स्ट ऑप्शन पाई, पाई क्या इसलिए कि जब मैं पहले वाले की इक्वेशन बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, और सर दूसरे का बनाऊंगा तो वो तो यहां से चालू होगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, नजर आ रहा है सबको? तो आंसर क्या होने वाला है, दिख गया बेटा? आओ देख, समाप्त। चलो तो इस प्रकार से एसएचएम वाला जो पोर्शन है वो अपना समाप्त। तो वेव्स वाला कर लेंगे अगला, ठीक है? चलो ठीक।